हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएल की क्लासेज पर। दोस्तों, हमारा जो बीएड का पेपर चल रहा है उस पेपर का नाम है अधिगम एवं शिक्षण, और इसमें हमने बहुत से टॉपिक जान लिए हैं अधिगम के बारे में और शिक्षण के बारे में। आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा दोस्तों अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से जो परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक बार फिर से बता देता हूं आपको हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा कि जो परंपरागत शिक्षण प्रक्रिया थी अधिगम की, उसमें क्या परिवर्तन आए हैं और अब शिक्षण कैसे होता है, पहले शिक्षण कैसा होता था, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो परंपरागत रूप से वर्तमान की प्रक्रिया में कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। आपको पता है शिक्षा जो है पहले के काल से चली आ रही है, प्राचीन समय से, पुराने समय से। ठीक है, प्राचीन काल में जो शिक्षा थी या जो शिक्षण का कार्य था वो एक परंपरागत था। ठीक है, उस समय शिक्षक को ही सक्रिय अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु वर्तमान में शिक्षण अधिगम व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। पहले जो है वो शिक्षक को महत्व दिया जाता था कि शिक्षक है तो शिक्षा देगा, लेकिन आजकल क्या है, शिक्षक को शिक्षा के अंदर एक कम रोल निभाना पड़ता है, पहले पूरा रोल निभाना पड़ता था। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि अब क्या है, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और शिक्षण का मुख्य जो केंद्र होता है वो छात्र होता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र कौन होता है? छात्र होता है। शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु मानकर अपना शिक्षण कार्य करवाता है। अब हम जानते हैं कि परंपरागत शिक्षण क्या था, परंपरागत शिक्षण क्या है। ठीक है, तो देखिए, परंपरागत शिक्षण में शिक्षण से तात्पर्य विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना था। परंपरागत शिक्षण का मतलब होता है कि ऐसी परंपरा जो पहले से चली आ रही है। ठीक है, तो पहले के शिक्षण में क्या होता था कि जो शिक्षण का कार्य था वो इतना ही था कि जो शिक्षा टीचर ने ले रखी है उस शिक्षा को वह किसको दे देता था? छात्रों को। ठीक है, यानी कि अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना था। ठीक है, इस विधि में छात्र मात्र निष्क्रिय श्रोता ही रहता था, और जो विद्यार्थी होते हैं उनका सिर्फ काम क्या था? पहले सिर्फ सुनने का, बैठकर एक श्रोता मात्र यानी सुनने का काम था उनका। छात्र को बार बार प्रेरणा प्रदान करने की आवश्यकता रहती है। छात्र को बार बार प्रेरणा, हमें जो प्रेरणा है मोटिवेट करने की क्या रहती थी? आवश्यकता रहती थी। उस समय शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते थे। जो पारंपरिक शिक्षा थी उसमें शिक्षा के कोई उद्देश्य नहीं थे, लेकिन आज की जो शिक्षा है उसके अंदर शिक्षा के अनेक उद्देश्य हैं। ठीक है, शिक्षा की भूमिका ही प्रमुख होती थी। जो शिक्षक है, शिक्षक की भूमिका वो ही क्या थी? प्रमुख थी, वो इंपॉर्टेंट थी। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता था। जो पहले के मूल्यांकन थे उसमें क्या था? वस्तुनिष्ठता का अभाव। विषय वस्तु की तैयारी में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। जो विषय वस्तु था उसकी तैयारी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो ये जो लक्षण है वो किसके हैं? किसकी बातें हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं परंपरागत शिक्षण की। लेकिन अब जो है पूरा ही नज़ारा चेंज हो गया है। ठीक है, किसमें? परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। अब देखिए, परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। परंपरागत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षण में प्राचीन शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। कौन सी विधि का? प्राचीन शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, तथा छात्र केवल श्रोता बने रहते हैं। कक्षा में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए केवल श्यामपट या कुछ हस्त निर्मित चार्ट व मॉडल होते थे। ठीक है, पहले क्या होता था? श्यामपट होता था, चार्ट होता था और कुछ मॉडल होते थे जो हाथ से बनाए हुए होते थे। ठीक है, शिक्षक व छात्रों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती थी, कोई अंतःक्रिया नहीं होती थी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कोई दृश्य व श्रव्य सामग्री का प्रयोग नहीं होता था। पहले के जो परंपरागत शिक्षा है उसके अंदर ना श्रव्य सामग्री थी ना दृश्य सामग्री थी, केवल ये सभी सामग्री का कार्य कौन करता था? शिक्षक करता था। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का परिवर्तित रूप वर्तमान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में काफी परिवर्तन हो रहा है। अब शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षक न होकर छात्र होता है। ध्यान रखने का, जो परंपरागत शिक्षा थी, जो परंपरागत शिक्षण का कार्य था उसके अंदर जो केंद्र बिंदु होता था वो शिक्षक होता था, लेकिन वर्तमान में कौन होता है? छात्र होता है। शिक्षक केवल क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक होता है।
वर्तमान में हम शिक्षण सूत्रों में निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसके अंदर हम कुछ शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हैं। इन शिक्षण सूत्रों के बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो बनाकर पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, तो आप वह देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक नज़र मारते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म सूत्र होते हैं। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, सुगम से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, संपूर्ण से खंड की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ये क्या होते हैं? शिक्षण के सूत्र होते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और निकट से दूर की ओर। ठीक है, तो ये क्या है? शिक्षण सूत्र है। अब शिक्षक विषय वस्तु के शिक्षण पर ही अधिक जोर देता था। अब तक क्या करता था शिक्षक? विषय वस्तु के शिक्षण, यानी जो विषय वस्तु है उसका पढ़ाना है, उस पर ही जोर देता था। किंतु वर्तमान में शिक्षण के स्थान पर सीखने को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। अब क्या है कि आपको बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना या रटाना नहीं है। ठीक है, क्या है? बच्चों को सीखना है, यानी कि बच्चा सीख जाए उस चीज को, वो सिखाना है। अतः शिक्षण हेतु नियोजन करते समय अध्यापक को उन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो प्रत्येक रूप से छात्र अधिगम से संबंधित हो। यानी कि शिक्षक को अब ऐसी बातों का ज्ञान होना चाहिए, उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो क्या हो, जो शिक्षार्थी हैं उनमें क्या हो, अधिगम विकसित हो। जैसे शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, विश्लेषण आदि। जहां तक शिक्षण उद्देश्यों का संबंध है, शिक्षण को व्यवहारगत या अनुदेशात्मक उद्देश्य को ही लेना चाहिए, क्योंकि परंपरागत उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते थे तथा ये उद्देश्य दीर्घ अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया के घोतक होते थे। ठीक है, परंपरागत शिक्षण उद्देश्य छात्रों को प्रेरणा देने तथा उनका सही मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। ठीक है, अधिगम में नवीन साधनों में शिक्षक व छात्र का सानिध्य आवश्यक नहीं था। अब देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आजकल शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। और शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य यह है कि समय तथा सीमित साधनों के अंतर्गत अधिगम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त हो सके। इसको व्यक्तियों तथा मशीनों के समन्वित कार्यकलापों द्वारा साकार बनाया जा सकेगा। शिक्षक प्रबंधक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे ताकि उपलब्ध साधनों का अधिगम उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो शैक्षिक संसाधन हैं, जो साधन हैं, उनका उपयोग से शिक्षा में क्या लाभ होगा। ठीक है, जो शैक्षिक साधन हैं उनका उपयोग से क्या लाभ होगा। तो देखिए, अभिक्रमित अध्ययन द्वारा छात्रों में स्वतः अध्ययन की प्रकृति का विकास होगा। जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है, अगर उससे हम बच्चों को कोई चीज़ सिखाएंगे तो क्या होगा, उसमें स्वतः अध्ययन की प्रकृति का विकास होगा। नए शिक्षण प्रतिमान, जो शिक्षण के मॉडल होते हैं, शिक्षण के मॉडल, शिक्षण विधियों, उपकरणों आदि से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकेगा। कब? ये वर्तमान शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा प्रोजेक्टर जो क्या है, सर्वदर्शी सामग्रियां हैं, आदि के शिक्षण में प्रयोग से छात्र एक बड़े समूह को शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। यानी कि हम 1000, 1500, 500 इतने शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा देने का कार्य कर सकते हैं। किसके माध्यम से? टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर के माध्यम से। ठीक है, पहले यह संभव नहीं था। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग से शिक्षा में अनुसंधान तथा शोध कार्य में सफलता मिलेगी। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो क्या मिलेगी? शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में सफलता हमें प्राप्त होगी। छात्रों को अधिगम में सुविधा मिलेगी। छात्रों को अधिगम में यानी सीखने में क्या मिलेगी? सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, शैक्षिक माध्यम बहुत ही उपयोगी साधन है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। प्रभावशाली एवं उपयोगी अधिगम के लिए यह आवश्यक है। इससे सीखने वाले को अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान किया जा सकता है। और शैक्षिक साधन के रूप में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक बना सकता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्रियों से क्या बनाएगा? शिक्षक जो है शिक्षण को रोचक बना सकेगा। ठीक है, शैक्षिक साधनों के उपयोग से कक्षा का वातावरण बदल जाता है तथा शिक्षार्थी रुचि से पढ़ते हैं। शिक्षार्थी क्या करते हैं? रुचि से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह था कि जो वर्तमान शिक्षा है और जो परंपरागत शिक्षा है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना है। इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग rlkclasses.in पर जा सकते हैं।
साथ ही आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम आगामी और भी बीएड के जो पेपर लेकर आने वाले हैं उनको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करेंगे, ताकि आप पेपर को आसान से क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।